हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ देखिए हम लोग झारखंड ज्योग्राफी के 100 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे इस पूरे वीडियो में, और इसको आप लास्ट तक देखिएगा। इस पूरे 100 प्रश्नों से मान के चलिए आपके 4 से 6 प्रश्न आपका कम से कम झारखंड पीजीटी में आना ही आना है। और इसमें हमने पूरा झारखंड के इंडस्ट्रियल जो एमसीक्यू हैं उसको भी शामिल किया है, औद्योगिक प्रश्नोत्तर जो हैं उसको भी शामिल किया है। इसके अलावा वहाँ के फिजिकल फीचर्स को भी शामिल करते हुए आपका ह्यूमन ज्योग्राफी यानी जनजातियों को भी इसमें शामिल किया गया पूरे प्रश्नों में। तो टोटल जो 100 प्रश्न है ये पूरे झारखंड के ज्योग्राफी के यानी जीएस के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है और झारखंड पीजीटी भूगोल के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो नॉर्मल ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन हैं, तो इसको भी आप यहाँ से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल आपका बैचेज चल रहे हैं, यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जीएस बाय दिवाकर करके ये आपका ऐप मिल जाएगा, या ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर करिएगा, आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। कहाँ से डाउनलोड करना, आपको प्ले स्टोर पे जाइएगा, आप केवल यही सर्च करेंगे जीएस बाय दिवाकर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ आपका झारखंड का, उत्तर यूपी पीजीटी का, नेट जेआरएफ का, असिस्टेंट प्रोफेसर का सभी कोर्सेज वहाँ पे उपलब्ध है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि प्रोफेसर रोस्ट्रो ने आर्थिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया। देखिए रोस्ट्रो की थ्योरी आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, आर्थिक विकास की अवस्थाओं से संबंधित इनका ये थ्योरी थी पूरी, और इन्होंने अपनी एक किताब थी द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, किताब का नाम ध्यान रखिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, यहाँ से समझिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ था, सॉरी ज्योग्राफी नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें उन्होंने क्या किया था कि जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है उसके 5 स्टेजेज बताए थे, जिसमें उन्होंने पहला ये बताया था कि पहला ट्रेडिशनल स्टेज है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है परंपरागत विधियों के द्वारा किया जाता है, जैसे आप एग्रीकल्चर में पुराने विधियों का उपयोग करके खेती करते हो, परंपरागत हो गया। दूसरा इन्होंने बताया था कि दूसरा ये स्टेज है प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ की। ठीक, तीसरे में उन्होंने बताया कि जो तीसरी स्टेज होती है वो होती है टेक ऑफ की, यानी कि जो टेक ऑफ अवस्था होती है इसमें उत्पादन के जो तरीके हैं उसमें नया परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है उत्पादन बढ़ने लगता है। और फोर्थ स्टेज जो बताया उन्होंने, उसमें उन्होंने ये बताया, किसने, रोस्ट्रो ने, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज यानी कि परिपक्वता की अवस्था। ठीक है, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज यानी कि परिपक्वता की अवस्था। और इस परिपक्वता की अवस्था में होगा क्या कि इसमें जो देश है वो आत्मनिर्भरता में पहुँच जाएगा। और लास्ट स्टेज जो उन्होंने बताया था कि स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। हाई मास कंजम्पशन का मतलब ये हुआ कि अधिकाधिक उपभोग की अवस्था, और ये लास्ट थी, यानी उपभोग क्या हो, मैक्सिमम हो। तो 5 स्टेजेज इन्होंने बताया था। अब देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5th। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दिया है कि झारखंड वर्तमान समय में देश के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत लौह इस्पात, ठीक है, आयरन और का उत्पादन कर रहा है। 25, 26, 27 या 28, कितना परसेंट ऑलमोस्ट है। अब देखिए ये एग्जैक्ट डाटा जो है, नए जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा, लेकिन जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे किताबों से उसमें आप बहुत ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अपडेटेड डाटा दे आपको। ठीक है, तो डाटा पे जो आपका प्रश्न है ये कराया जाएगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो दिया गया लौह इस्पात उत्पादन का कितना परसेंट जो झारखंड वर्तमान में कर रहा है, तो ये राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा लगभग 25% कर रहा है। अगला देखिए 3 नंबर, निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है। कौन सा जो आधारभूत उद्योगों के अंतर्गत आएगा, लौह इस्पात है, सूती वस्त्र, रासायनिक उद्योग है, या लोहा उद्योग है। ठीक, तो आधारभूत उद्योगों में आपका ये सूती है, रासायनिक है, लौह इस्पात है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लौह इस्पात उद्योग जो है ये आपका आधारभूत में आ जाएगा। टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुई थी, 7 में, 8 में, 6 में या 1905 में।
ठीक है, चौथे नंबर का प्रश्न है ये। नॉर्मल ज्योग्राफी में, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, तो इसमें 1907 में जो है आपका ये टिस्को की स्थापना हुई थी। और वर्तमान समय में लगभग 20 से 25% जो है कोयले का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? अपना झारखंड जो है अकेले करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए, टिस्को का आपने ये देखा कि इसकी स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। लेकिन इसमें इस्पात उत्पादन यानी जो स्टील का प्रोडक्शन हुआ वो कब से चालू किया है? 7 में, 11 में, 12 में या 13 में? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5th का सी हो जाएगा। ठीक है, छठा देखिए, झारखंड में कौन सी जनजाति लौह कार्य से यानी लोहे से संबंधित जनजाति कौन सी है, जिसका काम क्या होता है कि आयरन ओर से रिलेट करता है? मुंडा, असुर, बिरहोर या हो जनजाति? तो कौन सी है? असुर जनजातियाँ, इनका जो काम होता है ये लौह कार्य से संबंधित होता है। झारखंड में लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? रांची जमशेदपुर वाले एरिया में, या जमशेदपुर बोकारो, बोकारो हजारीबाग, या लोहरदगा रांची? ठीक है, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर बोकारो वाले रेंज में है। किस पंचवर्षीय योजना में बोकारो का इस्पात कारखाना की स्थापना की गई? देखिए, ये नॉर्मल ज्योग्राफी में भी यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया, यही बोकारो। ठीक है, बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। तो इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना में और कौन से कारखानों की स्थापना की गई है, आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए कौन से आधारभूत उद्योग माने जाते हैं? तो देश की आर्थिक विकास की बात कर रहा है कि देश के आर्थिक विकास के लिए कौन से आधारभूत उद्योग होने चाहिए? इस्पात है, लोहा है, सीमेंट है, इनमें से या इनमें सभी हैं? ठीक, तो 9 नंबर का आर्थिक विकास किससे किससे होगा और उनके आधारभूत उद्योग कौन से आएंगे? लोहा, सीमेंट उद्योग। ठीक है, कोयला उद्योग से क्या होगा? एनर्जी रहेगी। अब एनर्जी में मतलब ये हुआ कि आप बिजली उत्पादन कर रहे हैं तो कोयला का काम लगेगा ही। ठीक है, और आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है ये आपका विद्युत ही है। यदि विद्युत नहीं रहेगा तो लौह इस्पात कारखाने आप कहाँ से चलाएंगे भैया? वहाँ पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप बनाएंगे, ज्वाइंट्स जो बनाएंगे लौह इस्पात बनाने के लिए, तो सीमेंट भी तो लगेगा। अब सीमेंट भी किस पे डिपेंड करेगा? एनर्जी पे करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपका क्या करेगा? विद्युत की आवश्यकता होगी ही, बड़ी बड़ी मशीनें चालित करने के लिए, या डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होगी, तो यानी एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। यानी तीनों एक दूसरे से क्या करते हैं? कोरिलेट करेंगे। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला, एसीसी सीमेंट कंपनी की स्थापना कब हुई? एसीसी सीमेंट कंपनी कब बनाई गई? 35 में, 36 में, 37 में या फिर 38 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10 नंबर का हो जाएगा 1936। एल्युमिनियम किस धातु से बनाया जाता है? बॉक्साइट से, एल्यूमिना से, कॉपर पायराइट से या फास्फाइड से? ठीक है, तो एल्यूमिना किस धातु, जैसे आपका आयरन है, लोहा है, ये इसके अलग अलग अयस्क हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट हैं। ठीक है, उसी तरह से एल्यूमिनियम भी जो प्राप्त होता है वो पहले अपने अयस्कों के रूप में, कच्चे माल के रूप में रहता है, फिर उसका निष्कर्षण किया जाता है तो हमें क्या ऊपर प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। तो ये किस धातु से बनाया गया है? ये आपका बॉक्साइट से है बनाया गया। अगला देखिए, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल की स्थापना कब हुई? 36, 37, 38, 39? ठीक है, 12 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38। नेक्स्ट देखिए, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC की स्थापना 56 में, 57 में, 58 में, 59 में कब हुई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 58 में। अगला देखिए, फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? रूस, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, अमेरिका? ठीक है, 14 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाउंड्री फोर्ज प्लांट की जो स्थापना हुई है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई है। ठीक है, अगला देखिए 15 नंबर का है टिन फैक्ट्री। टिन प्लेट फैक्ट्री कहाँ पर अवस्थित है? रांची में, बोकारो में, जमशेदपुर में या धनबाद में? तो 15 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जमशेदपुर में जो है टिन फैक्ट्री की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे दिया है कि झारखंड में कुआं से
यहाँ पे देखिए दिया गया है जो झारखंड में कुआं से कितने प्रतिशत क्षेत्रों पे सिंचाई होती है? 29.5, 18.8, 17 या 8.4। तो कुआं से जो सिंचाई होती है झारखंड में वो लगभग कितने फीसदी पे होती है? तो ये लगभग 30% यानी 29.5 के आसपास होगी। और सिंचाई स्रोतों में योगदान का घटता क्रम, घटता का मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई झारखंड में किससे होती है, फिर किससे होती है, फिर किससे, और सबसे कम किससे। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है वो आपका किससे हो जाएगी। यहाँ पे 17 नंबर का देखिए कुआं से होती है, तो नंबर 1 पे आपका कुआं हो जाएगा। दूसरा तालाब से होती है, फिर नहर से, फिर आपका नलकूप से होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे। अगला देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं आधुनिक भारत के लिए मंदिर और तीर्थस्थल हैं, यह कथन किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जो बांध परियोजनाएं थी या बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी, इसको वो आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला देखिए स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? झारखंड, बंगाल, उड़ीसा या तीनों का? ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तीनों में जो है ये स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल जानने के लिए चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल आपको कर दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आप जान लीजिए कि झारखंड की कुछ जो नदी परियोजनाएं हैं, जैसे आपका 1 नंबर पे यदि हम लोग बात करें तो ये आपका दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, जो दामोदर घाटी परियोजना है ये भारत की, केवल झारखंड की ही नहीं बल्कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो 1948 में आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 8 बड़े बांध बनाए गए, ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 8 बड़े बांध बनाए गए हैं, जिसमें एक आपका क्या है, ये अवरोधक डैम है, 6 आपके क्या हैं, ये जल विद्युत गृह हैं, और 3 जो डैम है ये कैसे हैं, ये तापी विद्युत गृह का निर्माण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल दोनों को प्रभावित करती है। ठीक है, अब स्वर्णरेखा की हम लोग बात करें तो स्वर्णरेखा नदी घाटी जो परियोजना है ये आपका चालू की गई थी लगभग 1982-83 के आसपास। ठीक है, और इससे आपका झारखंड भी, बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्य क्या होते हैं, इससे लाभान्वित होते हैं। यदि हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसका एरिया पड़ता है वो झारखंड में पड़ेगा लगभग 170,000 हेक्टेयर। सबसे कम जो पड़ता है ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और इस परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से बांध बनाए गए, चूँकि झारखंड हम लोग देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आप और डिटेल में ज़रूर देखिए। ठीक है, इसके तहत जो बांध बनाए गए हैं, एक आपका है चांडिल बांध, ठीक है, गालूडीह बांध और ईचा बांध, 3 प्रमुख बांध इस पे बनाया गया है। और इसी नदी पे आपका एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात यहीं पे है। इसके अलावा उत्तरी कोयल परियोजना भी आपका इसी से रिलेट है। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है, तो वो सोन की सहायक नदी है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न मिल भी गया, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये आपका किस पे हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए 21 नंबर देखिए, आदिम जनजाति आबादी में सर्वाधिक प्रतिशत वाला आदिम जनजाति कौन सा है? माल पहाड़िया, कोरवा, बिरहोर, सावर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माल पहाड़िया। ठीक है, सावर का मूल निवास, जो सावर जनजाति है इसका मूल निवास स्थान कहाँ पे है? धनबाद है, पूर्वी सिंहभूम है, चाईबासा है या रांची है? तो कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम जो है इसका मूल निवास स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो जनजातियाँ हैं ये सब चालू हो गई हैं। तो असुर जो जनजाति है ये सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? गुमला में, सिमडेगा में, खूंटी में, लोहरदगा में। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा गुमला में पाई जाती है। कौन सा विलुप्त प्राय आदिम जनजाति है, यानी जो विलुप्त होने के कगार पे है? बिधिया, बिरजिया, बिरहोर या सावर?
ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बिरहोर जो जनजाति है ये लुप्तप्राय है। झारखंड के कितने जिलों में अनुसूचित क्षेत्रों में को रखा गया, यानी कि कितने जिलों में अनुसूचित क्षेत्र रखा गया, यानी कि ट्राइबल एरिया जो रखे गए हैं वो किन किन क्षेत्रों में शेड्यूल ट्राइब एरिया रखा गया, यानी कि यहाँ पे क्या है कि सबको जाने की अनुमति भी नहीं होती है। तो इसमें कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पे ये सारी सुविधाएं हैं। तो 25 का जो है ऑप्शन 11 है, 13 ज़िले, 15 है, 20 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 ज़िले। ठीक है। अब झारखंड का जो जीके है ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। इसके अलावा आपकी क्लासेज जो ऐप पे चल रही हैं, तो ऐप पे चूँकि आपका रिकॉर्डेड क्लास अभी मिल रहा है, तो ऐप पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए GS भाई दिवाकर करके, वहाँ भी आपको मिल जाएगा नोटिस। ठीक है। चलिए, कुल कितने अनुसूचित जाति पाई जाती हैं झारखंड में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसकी पूछ रहा है, तो इसमें टोटल 22 हैं। ठीक है, जो सूचित की गई हैं। 27 में देखिए, कुल अनुसूचित जाति आबादी में सर्वाधिक प्रतिशत किस जाति का है, यानी कि जो अनुसूचित जातियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस जाति का है। चमार हैं, भुइया हैं, दुसाध हैं, धोबी हैं। ठीक है, कौन सी SC पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज में है, यानी सर्वाधिक प्रतिशत जो है किसकी है। 27 नंबर देखिए, तो ये चमार जाति की है झारखंड में। अगला देखिए, सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। कई बार प्रश्न ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, 28 में देखिए, सबसे ज़्यादा जो SC वाला जिला है कौन सा है। पलामू है, गढ़वा है, लातेहार, चतरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गढ़वा जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे SC पॉपुलेशन है इस ज़िले में। ठीक है, परसेंटेज में। सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे है SC का, किस ज़िले में, झारखंड के। पाकुड़ में, गुमला में, लोहरदगा, रांची। तो ये पाकुड़ में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला भी देखिए, परसेंटेज आप देख रहे थे, अब पॉपुलेशन देखिए, जनसंख्या देखिए। ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा SC की किस ज़िले में है, पलामू में, धनबाद, चतरा, रांची। 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगी, पलामू जिला जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा SC पॉपुलेशन है। अगला देखिए, नेक्स्ट है 31 में, सबसे कम SC जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। लोहरदगा, खूंटी, गुमला, पाकुड़। कौन सा है, तो ये आपका है लोहरदगा, सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला हो गया। 32 में देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनजातीय आबादी कितनी है। झारखंड में जो ST की है, यानी अब जनजातियां आ गई। ठीक, इनकी आबादी कितनी है, 80 लाख, 86 लाख, 78 लाख, 40 लाख। तो राइट आंसर 32 का क्या हो जाएगा, 86,45,000। ठीक है, तो 32 में आपका B ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 33। नेक्स्ट देखिए 33 में, इसमें पूछ रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य क्या होता है। किस उद्देश्य से ये बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, पहला देखिए दिया गया है, सिंचाई व्यवस्था के लिए किया जाता है, विद्युत उत्पादन और औद्योगिक विकास के लिए, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य उद्योग और भूमि अपरदन को रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुउद्देशीय जो परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब बांध बनाना नदियों पे। ठीक है, अब जब नदी पे आप बांध बनाएंगे तो उससे सिंचाई के लिए नहरें भी निकालेंगे, तो ये तो सही है। अब यहाँ पे जैसे ऊंचाई से पानी गिरेगा तो आप टरबाइन लगा के आसानी से विद्युत उत्पादन भी करेंगे। ठीक है, और जब यहाँ पे देखिए मान लीजिए दामोदर नदी में जो बाढ़ आते थे, कोसी में बाढ़ आते थे, तो यहाँ पे जो बांध बना दिए गए, इसकी वजह से क्या होगा, बाढ़ पे नियंत्रण हुआ है। तो क्या होगा, बाढ़ नियंत्रण भी होगा बांध से। मत्स्य उद्योग, यानी कि जो यहाँ पे आपका पानी कलेक्ट होगा, यहाँ पे आप मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जब पहले भूमि अपरदन बड़े स्तर पे होता था, क्योंकि नदियाँ खूब ज़्यादा बेसिन एरिया में बहती थी। अभी क्या है कि एक जगह जब पानी को रोक लिया जाता है, एक सीमित मात्रा में छोड़ा जाता है, तो भूमि अपरदन भी क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि जो सभी यहाँ पे दिया गया है, ये सभी उद्देश्य यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट हैं।
अगला देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब शुरू की गई? जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसकी शुरुआत कब की गई? 1950 में, 48 में, 52 में या 38 में? अभी देखिए हमने इसके पहले बताया आपको 1948 में, और ये पहली परियोजना थी पूरे भारत की जो किस पे बेस्ड थी? ये आपका टेनेसी नदी परियोजना, जो टेनेसी घाटी नदी परियोजना थी उसके पे बेस्ड थी। दामोदर नदी की झारखंड में लंबाई कितनी है? ठीक है, अब नदियाँ जब आप झारखंड की पढ़ेंगे तो उसमें इनकी लंबाइयों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कितनी लंबाई है इसकी? 11 नंबर देखिए, 230, 240, 290, 250। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का? 290 किलोमीटर है। नेक्स्ट आ जाइए 36, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी बेसिन कौन सा है? यानी कौन सा नदी बेसिन जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो इसमें देखिए आपका दिया गया झारखंड की स्वर्णरेखा है, बराकर है, दामोदर है और मयूराक्षी है। तो इसमें देखिए आपका राइट आंसर है दामोदर। निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना? गुमानी, अजय, स्वर्णरेखा, शंख। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। इस पर 3 बांध बनाए गए, पहले हमने आपको बताया 3 बांध कौन से हैं। ठीक है, पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर है, स्वर्णरेखा, कनहर है, मयूराक्षी है। तो पहली कौन सी है? ये दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो इतना टोटल हो गया। चलिए 39 पे आ जाइए। चलिए इसमें दिया गया 39 में कि झारखंड में एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? मैथान जल विद्युत केंद्र, कोनार है, तिलैया है, पंचेत है। ये सभी किस पे बनाए गए हैं बांध? ये आपके तिलैया हो गया, पंचेत, मैथान, ये आपका जो है दामोदर नदी घाटी बेसिन में ही बनाया गया है। तो यहाँ से पूछ रहा है गैस टरबाइन पर आधारित कौन सा विद्युत उत्पादन का केंद्र है? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथान जल विद्युत केंद्र है। अगला देखिए, राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन झारखंड में कब किया गया? 2002 में, 1 में, 3 में या फिर 2 में अगस्त में? ठीक है, 2002 में अगस्त में या सन 2000 में अगस्त में कब किया गया? तो ये अगस्त 2002 में राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर दिया गया झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ताप विद्युत, जल विद्युत, गैर परंपरागत या परमाणु एनर्जी। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये सबसे बड़ा स्रोत जो है यहाँ पे ताप विद्युत है, वही कोयला वाला। ठीक है, अगला देखिए, झारखंड में पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? इसमें देखिए आपका दिया गया बोकारो ताप विद्युत केंद्र है, तेनूघाट है, पतरातू है, चंद्रपुरा है। ठीक है, पतरातू बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे ये नेचर है। ठीक है, घूमने का बहुत अच्छा प्लेस है, यहाँ पे आप जा सकते हैं पतरातू में। तो पहला ताप विद्युत केंद्र झारखंड का कौन सा है? तो ये आपका चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र है, जो इसका पहला ताप केंद्र है। ठीक है, अगला देखिए, पतरातू ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1973 में किस देश के सहयोग से की गई? जो पतरातू में ताप विद्युत संयंत्र बनाए गए, ये किस देश के सहयोग से बनाए गए? तो इसमें देखिए जर्मनी, रसिया, डेनमार्क, चेकोस्लोवाकिया, रसिया के सहयोग से बनाया गया था। और अगला देखिए, झारखंड में जो पहला जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, झारखंड में पहला जल विद्युत परियोजना है, इसका नाम क्या है? तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, तो यह है दामोदर नदी घाटी परियोजना। न केवल झारखंड की बल्कि पूरे भारत की पहली घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना में कुल कितने बांध बनाए गए हैं? चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और ये बहुत बार आपसे परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इस पे टोटल जो है 8 बांध बनाए गए हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना में कुल 8 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 46। यहाँ पे आपका क्या करना है? मैच कराना है। और इसमें देखिए दिया गया है कि जल विद्युत केंद्र है, एक तरफ जल विद्युत परियोजना, एक तरफ नदियाँ दिया गया। किस नदी पे कौन सी जल विद्युत परियोजना है? ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका फिगर भी ये दिख जाएगा। मैथान जल विद्युत परियोजना जो है 18 नंबर में, सॉरी ये है 46 नंबर में देखिए
मैथान जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? ये बराकर नदी पे है। कोनार जल विद्युत परियोजना किस पे है? तो कोनार आपका ये है कोनार नदी पे, नाम से ही। अय्यर जल विद्युत परियोजना किस पे है? तो ये आपका दामोदर पे हो जाएगी। स्वर्णरेखा आपका स्वर्णरेखा नदी पे ही हो जाएगी। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चांडिल डैम किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, ये अभी देखिए हमने स्वर्णरेखा का जब आपसे बता रहे थे तो स्वर्णरेखा नदी पे ही आपका चांडिल डैम बनाया गया है। ईचा डैम जो है ये भी आपका स्वर्णरेखा पे ही बनाया गया है। तिलैया डैम किस नदी पे बनाया गया है? तिलैया डैम जो है किस पे बनाया गया है? कोयल, दामोदर, बराकर, कोनार, बराकर पे बनाया गया है। ठीक है। सदानी जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? लोहरदगा, रांची, गुमला या बोकारो? ठीक है, तो सदानी जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? ये आपका है गुमला जिले में। मयूराक्षी जो जल विद्युत परियोजना है ये किस जिले में है? साहेबगंज, दुमका, गोड्डा या पाकुड़? तो ये किस जिले में है मयूराक्षी? ये आपका दुमका जिले में है मयूराक्षी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने 50 देख लिया इसमें। अब नेक्स्ट 50 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया झारखंड में कोयला खनन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया बोकारो, रामगढ़, कुजू या झरिया? ठीक है, कहाँ पे चालू किया गया? ये झरिया में चालू किया गया। सबसे पहली बार कोयले का खनन झारखंड में कहाँ किया गया? तो ये झरिया में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। देश के कुल संचित भंडार में झारखंड का कोयला भंडार कितना % है? 25, 24, 26 या 30? तो कितना फीसदी जो है कुल संचित भंडार में झारखंड का कोयला भंडार है? ठीक, ये पूरे भारत के संदर्भ में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 26.1। ठीक है, अभी आपने देखा था कि लगभग 20 से 25% जो है ये कोयले का यहाँ पे प्रोडक्शन करता है और 29.6 के समथिंग आपका लोहे की हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 26.1। झारखंड में कितने प्रकार के कोयले उपलब्ध पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5? तो कितने प्रकार के कोयले उपलब्ध हैं झारखंड में? 3 प्रकार के हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि ये 3 कौन है कोयले। चलिए थोड़ा सा डिटेल आपको यहाँ पे और दे दें। चूँकि जो झारखंड का ये खनिज है ना ये पूरे सिलेबस में आपका मेंशन किया गया है, तो इसलिए खनिज को आपको बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कोयले का पहली बार जो प्रोडक्शन किया गया ये आपका झरिया में किया गया। ठीक है, और ये जो पूरा कोयला है झारखंड का इसे गोंडवाना का कोल कहा जाता है, यानी संपूर्ण जो कोयला है गोंडवाना लैंड वाला कोयला है। ठीक है, और गोंडवाना क्रम का जो कोयला है इसकी प्राप्ति की हम लोग बात करें तो आपका ये दामोदर घाटी बेसिन क्षेत्र हो गया। इसके अलावा जो कोयल नदी हो गई, ठीक है, राजमहल पहाड़ी हो गई, और लातेहार डिस्ट्रिक्ट धनबाद। ठीक है, और पूरा ये बेल्ट आपका जो है यहाँ पे ये कोयले का ही निक्षेप पाया जाता है सबसे ज़्यादा। और इसका देश का कुल जो संचित भंडार है 26.16 के आसपास झारखंड में, जो देश का सर्वाधिक है। इसके बाद उड़ीसा है, लगभग 24.5 के आसपास उड़ीसा का है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो सूचित भंडार हैं वो आपके राजमहल, पाकुड़ वाला, दुमका, गोड्डा, ठीक है, कर्णपुरा, ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि खनिज से प्राप्त कुल आय का कितना प्रतिशत जो है ये झारखंड को केवल कोयले से प्राप्त होता है? 70, 72, 73 या 75? तो कितना % आय कोयले से बनाता है झारखंड? तो ये टोटल जो है लगभग 75% आय बनाता है। किस राज्य को रत्नगर्भा कहा जाता है? यानी कि रत्नों का खान या गर्भ? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो किसे ये कहा जाता है रत्नगर्भा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड को कहा जाता है। अगला देखिए, झारखंड में अधिकांश खनिज किस युग के हैं? गोंडवाना, आर्कियन, धारवाड़ या बैसाल्ट? तो किस युग के हैं अधिकांश खनिज जो हैं ये आपके हैं आर्कियन क्रम के। ठीक है, अगला देखिए, कोयले भंडार के दृष्टिकोण से झारखंड भारत में किस स्थान पे है कोयले में?
तो ये आपका पहले स्थान पे आता है। और सर्वाधिक जो कोल भंडार वाला क्षेत्र है ये कौन सा है? झरिया, बोकारो, धनबाद, उत्तरी कर्णपुरा, राजमहल, रामगढ़, हजारीबाग। ठीक है, 58 में देखिए, तो इसमें आपका झरिया, बोकारो, धनबाद ये नंबर 1 पे है, सर्वाधिक कोयला भंडार यहाँ पे है। ठीक है, जो अधिसूचित किया गया ये आपका ये वाला बेल्ट और कर्णपुरा। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जनसंख्या। सो नेक्स्ट आइए यहाँ पे झारखंड की जनसंख्या की हम लोग बात कर लें। झारखंड में नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत का क्रमशः कितना है, यानी ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या जो परसेंटेज है वो कितना है। ये देखिए झारखंड की जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न है। ये 24% लगभग जो है ये आपकी नगरीय हैं और ग्रामीण जो है 75% हैं। तो यही इसमें कर देंगे आप 76 हो जाएगा। टोटल 100% पे ही निकाला जाता है। ठीक है, किस जिले की जनसंख्या झारखंड में सर्वाधिक है? धनबाद, गिरिडीह, रांची या लातेहार? तो किसकी सबसे ज़्यादा है? ये आपका रांची की है, क्योंकि राजधानी क्षेत्र भी है। किस जिले की जनसंख्या झारखंड में सबसे कम है? सिमडेगा, कोडरमा, खूंटी या लोहरदगा? तो कहाँ पे पॉपुलेशन सबसे कम पाया जाएगा? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लोहरदगा। लोहरदगा में सबसे कम पॉपुलेशन यहाँ पे आपका होगी। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे? लोहरदगा में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लोहरदगा है, धनबाद है, रांची है, गिरिडीह है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष जनसंख्या रांची में सर्वाधिक है, क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र भी है और यहाँ पे लोग काम करने भी आएंगे। चलिए अगला यहाँ पे मैच कराना है आपको। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, महिला और पुरुष। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपका निश्चित रहेगा, इसको आप मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए जो दिया गया है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पे आपका? धनबाद में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे? गोड्डा में है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या कहाँ पे है आपका? ये रांची में है। और सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ पे है? ये भी आपका यहाँ पे रांची में ही है। महिला और पुरुष दोनों की जनसंख्या रांची में ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है और सर्वाधिक जनसंख्या भी रांची की ही है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 नंबर, ये 5 नंबर इधर दे रखा है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगला देखिए नेक्स्ट है, झारखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या झारखंड में कितनी है? 26%, 12, 25 या फिर 26.33? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 26.21% जो है झारखंड में एसटी की पॉपुलेशन है। तो ये एससी के बारे में इसके पहले आपने जनसंख्या का देख लिया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे 64 नंबर पे। चलिए यहाँ पे 64 हम लोगों ने देख लिया, दोबारा से 64 हो गया है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न ही एक बढ़ेगा। चलिए 64 में देखिए कि दिया है कि जनसंख्या के आधार पर गिरिडीह जिले का झारखंड में कौन सा स्थान पे आता है? तीसरा, चौथा, पाँचवा या छठा? ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पे है जनसंख्या के आधार पर गिरिडीह। नेक्स्ट आ जाइए 65 में। क्षेत्रफल के आधार पर गिरिडीह जो है झारखंड का किस नंबर पे आता है? तो ये आपका चौथे नंबर पे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ अलग अलग ज़िलों को ही सेलेक्ट कर रखा है, तो अलग से आपको झारखंड स्पेशल जब हम लोग देखेंगे तो उसमें एक एक ज़िले के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप उसमें ले लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या कलेक्ट हुआ कि गिरिडीह जिला जो है जनसंख्या के आधार पे तीसरा है और क्षेत्रफल के आधार पे चौथा है। कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, अगला देखिए गिरिडीह जिले का जो जनघनत्व है वो कितना है? 493 है, 593 है, 803 है, 602 है। तो कितना है ये? 493 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और गिरिडीह जिले का जो लिंगानुपात है उसकी हम लोग बात करें तो लिंगानुपात आपका कितना है? 944, 55, 1022 है और 965, तो 944 है। 2011 में गिरिडीह जिले का जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? ठीक है, तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 63.14 थी। अब देखिए ये अलग अलग ज़िले के बारे में, गिरिडीह ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, तो गिरिडीह में आपने साक्षरता भी देख लिया, लिंगानुपात भी देख लिया, पॉपुलेशन भी देख लिया। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर इनका क्रम भी देख लिया।
ऐसे ऐसे अलग अलग ज़िलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। गिरिडीह में कुल आबादी का कितना प्रतिशत जो है 80 है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितना है, कितना परसेंटेज है? 13.3, 14, 15 या फिर 16? तो ये 13.31% है। झारखंड धाम और हरिहर धाम किस जिले में है? हजारीबाग, चतरा, धनबाद या गिरिडीह? तो किस में है? ये गिरिडीह जिले में ही आपका हरिहर धाम और झारखंड धाम है। देवघर जिले की स्थापना कब हुई थी? 91, 92, 83 या फिर 73? देवघर जिले की स्थापना हुई थी 1 जून 1983 को। देवघर शब्द का अर्थ का क्या होता है? वैसा स्थान जहाँ देवी देवताओं का वास हो, शिव का वास हो, देवों का पुण्य स्थान, इष्ट देवी पार्वती का घर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसा स्थान जहाँ पे देवी देवताओं का वास हो, यानी कि देव का घर। देव यानी देवी देवता, घर यानी वास। देवघर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा पूरनमल, राजा पुष्यमित्र, राजा विश्वनाथ, राजा शेषनाग? तो देवघर मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया है? तो राजा पूरनमल ने ये आपका कराया है मंदिर का निर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। लोहरदगा जिले का जनघनत्व प्रति व्यक्ति कितना वर्ग किलोमीटर है? अब देखिए यहाँ पे होना चाहिए था ये आपका 73 के बाद 74 आना चाहिए था। अब ये गलती से टाइपिंग एरर हुआ आपका, ये 174 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप 174 ना मान के आपको क्या मानना है? केवल 74। चलिए इसको हमने सही कर दिया। अब यहाँ से आप देखिए दिया गया है कि लोहरदगा जिले का जो जनघनत्व है कितना है। ऑप्शन है आपके पास 307, 8, 6, 406। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 307। लोहरदगा जिले का जो साक्षरता दर है, ठीक है, लिटरेसी रेट, वो कितना है? 68 है, 67 है, 65 है, 69 है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67.61% है। लोहरदगा जिले का जो लिंगानुपात है ये कितना है? 966, 975, 985 या 995? ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 985 है। लोहरदगा जिले में अनुमंडल की संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? लोहरदगा में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 1 अनुमंडल है। वर्तमान समय में लोहरदगा जिले में ब्लॉक की संख्या कितनी है? 6 ब्लॉक हैं, 7 हैं, 8 हैं या 9 हैं? ठीक है, कितने ब्लॉक हैं? 7 ब्लॉक हैं। और अगला दिया यहाँ पे दिया है कि जैन पुराणों के अनुसार भगवान महावीर स्वामी लोहरदगा की यात्रा किए थे और वे कहाँ रुके थे? यानी जहाँ रुके थे उसको क्या बोला जाता है? लोर यादगा, किस्मत लोहरदगा, रूपाली या हवा महल? तो जैन पुराणों के अनुसार जो है महावीर स्वामी लोहरदगा में कहाँ रुके थे ये पूछा जा रहा है। तो ये लोर ये यादगा है। अखिलेश्वर धाम कहाँ पे है? चतरा, पलामू, रांची और लोहरदगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहरदगा में है। पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना कब हुई? चलिए नेक्स्ट जिला आ गया आपका यहाँ पे। अभी आपने गिरिडीह भी देखा है, लोहरदगा देख लिया, थोड़ा इन्फॉर्मेशन। पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना कब हुई है? ठीक है, तो इसमें आपका है ये 1990 में, 10 जनवरी को, 16 जनवरी 90, 16 फरवरी 90 या 16 मार्च 91? तो राइट आंसर 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना हुई है। पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? जमशेदपुर, घाटशिला, बहरागोड़ा या सिंदरी? तो ये आपका जमशेदपुर है। ठीक है, और किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट लगे तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे कमेंट बता सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं कि जो डाउट है वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि देखिए ये स्पेशल जो आप लोगों का चल रहा है इसमें कहीं न कहीं कोई त्रुटि आपको संभावित है। तो आप लोग निश्चित तौर पे कहीं कोई डाउट हो तो बताइएगा। हालांकि मैंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की है कि कोई गलती यहाँ पे आपको नहीं रहेगी। निजी क्षेत्रों का सबसे बड़ा कारखाना टिस्को कहाँ पे है? जमशेदपुर, हजारीबाग, बोकारो या धनबाद? जमशेदपुर में। पूर्वी सिंहभूम जिले का जो क्षेत्रफल है ये कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये आपका है 34, 54, 35, 33 या 40, 33 या फिर 45, 23? तो ये 3533 जो है वर्ग किलोमीटर है। 2011 में सिंहभूम जिले की आबादी कितनी थी? ठीक है, तो कितनी आबादी यहाँ पे दिया गया है? 21,93,990, 22,93,919,
12,23,480, 21,80,430, तो ये आपका 22,93,919। तो ये देखिए बहुत रेयर में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसको आप ध्यान जरूर रख लीजिए। अगला देखिए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूर्वी सिंहभूम जिले का झारखंड में स्थान कौन सा है। ठीक है, किस प्लेस पे है जनसंख्या में सिंहभूम जिला, तो ये आपका चौथे नंबर पे है। ठीक है, जबकि तीसरे नंबर पे गिरिडीह था आपका, तो चौथे नंबर पे जनसंख्या में कौन सा है, पूर्वी सिंहभूम ही है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सिंहभूम का जिले का स्थान झारखंड में कितना है ये, तो ये आपका 10 है, 11, 12, 13, 11वें नंबर पे है, जबकि गिरिडीह किस पे था, चौथे नंबर पे था। पूर्वी सिंहभूम जिले का जनघनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना है। ठीक है, तो ये आपका 650, 44, 55, 755, तो 644 है। अगला देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिले का लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात यहाँ पे आपका कितना है, 950, 949, 961 या 970। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 949 है। पूर्वी सिंहभूम जिले में जो साक्षरता दर है यानी लिटरेसी रेट की बात कर रहा है, कितना है, 65, 75, 75, 10 यानी 75.5 ऑलमोस्ट, फिर 76। कौन सा है इसमें, राइट आंसर आपका सी है, 75.49 ऑलमोस्ट है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल जो अनुमंडल है उसकी संख्या कितनी, 2, 3, 4, 5। तो अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 2 है सिंहभूम जिले में, लोहरदगा में 1 ही था। पूर्वी सिंहभूम में कुल जो ब्लॉक्स हैं ये कितने थे, 92 में देखिए कुल ब्लॉक 10, 11, 12, 16, 11 ब्लॉक हैं यहाँ पे। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिले में। अगला देखिए, जेवियर श्रम संस्थान जो है ये कहाँ पे है, जेवियर श्रम संस्थान कहाँ पे है, जमशेदपुर, घाटशिला, रांची या धनबाद। तो जिलरी इसे कह सकते हैं, जमशेदपुर, घाटशिला, रांची या धनबाद, कहाँ पे, जमशेदपुर में है। XLRI, ठीक है, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 49 में, 50 में, 51 में, 52 में। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1949 में। अगला देखिए, जादूगुड़ा का यूरेनियम कारखाना किस ज़िले में है। तो जादूगुड़ा का जो यूरेनियम कारखाना है किस ज़िले में, पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, घाटशिला में या धनबाद में। ये 95 का नंबर देखिए, पूर्वी सिंहभूम ज़िले में जो है ये कारखाना स्थित है। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, पलामू जिला की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है आपके पास, 1 जनवरी 1980, 1 जनवरी 1982, 1 जनवरी 1892 या 1 अप्रैल 1993। तो पलामू जिला की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1892 में। हालांकि इस हिसाब से तो ये काफ़ी पुराना ज़िला आपका यहाँ पे हो जाएगा, 1892। एक बार रीचेक कर लेते हैं कहीं त्रुटियाँ ना हो। ये जो है आपका राइट है, पलामू ज़िले की स्थापना 1 जनवरी 1892 की हुई थी। और पलामू ज़िले का जो मुख्यालय ये आपका डाल्टनगंज है, मेदिनीपुर जो है ये आपका डाल्टनगंज है, सॉरी मेदिनीपुर नहीं, मेदिनीनगर, जो राजा मेदिनी राय के नाम पे ये पड़ा था। ठीक है, तो डाल्टनगंज का जो नामकरण ये हुआ था ये भी आपका जो है कर्नल डाल्टन थे उसके नाम पे पड़ा था, छोटा नागपुर के कमिश्नर थे वो, और ये नाम पड़ा था 1861 में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि अलग अलग एक एक ज़िले के बारे में आपको जानकारी देनी है, तो यहाँ पे आपको वही क्रम में MCQ रखा गया है। पलामू ज़िला किस प्रमंडल में आता है, 97 में देखिए, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी पलामू प्रमंडल, कोल्हान, तो पलामू में आएगा। पलामू ज़िले का जो मुख्यालय कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे प्रश्न भी आ गया, डाल्टनगंज है, राइट यही हो जाएगा, अभी जस्ट हमने आपको बताया। पलामू ज़िला कितने राज्यों को स्पर्श करता है, 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो ये 2 राज्यों को स्पर्श करता है। और पलामू ज़िला बिहार के किन ज़िलों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये आपका रोहतास है, औरंगाबाद, गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी औरंगाबाद, रोहतास, गया, इन सभी को जो है ये आपका पलामू ज़िला क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है,
तो टोटल ये 100 प्रश्न तो हम लोगों ने देख लिया। अब ये जो आपका समय भी यानी लगभग 40 से 45 मिनट में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। तो इसको आप लोग क्या करिए, निश्चित तौर पे पूरा वीडियो देखिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। और आगे झारखंड का इसी तरह से 100 प्रश्नों का मैं क्या करूँगा, एक एक पैकेट आपको, यानी जैसे ये आपका एक सेट हो गया, इसी तरह से झारखंड की हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगी। ज्योग्राफी तो आपका ये चल ही रहा है, ठीक। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, एग्ज़ाम से पहले टोटल सिलेबस भी आपका पूरा कर दिया जाएगा। अभी जो आपका ऐप पे हमने कंप्लीट कराया है उसमें ऑलमोस्ट फिजिकल ज्योग्राफी उसकी कंप्लीट हो चुकी है, यानी प्राकृतिक भूगोल टोटल हो चुका है, मानव भूगोल और जो आपका मानचित्र वाला मटेरियल देखिए PDF वगैरह सब प्रिपेयर कर दिए गए हैं, बस आप अपडेट करना है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। और सभी यूनिट पे आपको MCQ भी, जैसे यहाँ पे 100 प्रश्न हमने कराया है ना, इसी तरह से पूरे यूनिट पे आपको MCQ भी वहाँ मिलेंगे। आपने जियोमॉर्फोलॉजी का MCQ कर लिया होगा। आप देखिए आपका क्लाइमेटोलॉजी कराया जाएगा, इसके बाद आपका ओशनोग्राफी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।